और थोड़ी देर बाद जब वो इमारत में दाखिल हुए तो वाकई वो इमारत खाली पड़ी थी। इधर उधर घूमते हुए वो जब एक कमरे में दाखिल हुए तो बेख्तियार उछल पड़े, क्योंकि सामने कुर्सी पर रस्सियों से बंधी एक लाश उन्हें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी, मगर उसका चेहरा बुरी तरह मसक हो गया था। लेकिन बहरहाल मादाम लीजा के बताए हुए हुलिये के मुताबिक वो कार्लाइल था। इमरान ने करीब जाकर गौर से उसे देखा और दूसरे लम्हे उसके हलक से एक तवील सांस निकल गया। कार्लाइल के चेहरे की हालत उसके कटे हुए नथने और पेशानी पर पटी हुई रग साफ बता रही थी कि उस पर मखसूस अंदाज में तशद्दुद किया गया है, और कार्लाइल की मौत उसी मखसूस तशद्दुद की बिना पर ही हुई है। ये किसकी कार्रवाई हो सकती है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। पूरी इमारत और उसके इर्द गिर्द के इलाके की तलाशी लो। अगर कार्लाइल वाकई चीफ बॉस है तो यकीनन यहाँ इस बात के शवाहिद मिल जाएंगे। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। मगर इसे खत्म किसने किया है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जिसने भी किया है, बहरहाल वो इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट ही है, क्योंकि इस टाइप का तशद्दुद आम एजेंट तो जानते ही नहीं, इमरान ने कहा। और फिर उसने आगे बढ़कर कार्लाइल के गिर्द लिपटी हुई रस्सियां अलहदा करके उसे जमीन पर डाला और उसके लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी, जबकि उसके बाकी साथी उस कमरे से निकल गए थे। कार्लाइल की जेबों से उसे एक मखसूस साख्त का पिस्टल मिल गया था, लेकिन उसके अलावा और कोई चीज न थी। उसकी जेबें हर किस्म के दूसरे सामान से खाली थी, और इमरान वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुआ। इमरान साहब, ये लिबास, बूट, घड़ी एक छोटे से कमरे की बंद राहदारी में गठड़ी बनाकर रखे हुए नजर आए हैं, ऐसे जैसे किसी कैदी के जिस्म से उतारे गए हों। कैप्टन शकील ने हाथ में पकड़े हुए कपड़ों के बंडल को इमरान के सामने फेंकते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई कलाई की घड़ी इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान घड़ी को देखते ही बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ये मखसूस साख्त की ट्रांसमीटर वॉच थी। इमरान ने उसका विंड बटन खींचा तो डायल पर मौजूद सुइयों ने तेजी से हरकत की, और वो मुख्तलिफ हिस्सों पर पहुंचकर खुद ब खुद रुकी, और उसके साथ ही घड़ी के दरमियान एक सुर्ख रंग का नुक्ता तेजी से जलने बुझने लगा। इमरान गौर से उसे देखता रहा। वो नुक्ता मखसूस अंदाज में जल बुझ रहा था, और जब वो आखिर में मुसलसल जलने बुझने लगा तो इमरान के हलक से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया। ओ, अब मैं समझ गया कि कार्लाइल पर इस मखसूस टाइप का तशद्दुद किसने किया है, इमरान ने कहा। तो साथ खड़ा हुआ कैप्टन शकील चौंक पड़ा। किसने किया है? कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। ट्रूमैन ने। ये घड़ी ट्रूमैन की है, इस पर उसकी मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट है, इमरान ने कहा। मगर ट्रूमैन यहाँ कैसे पहुंच गया? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो भी उस टेप के लिए काम कर रहा है। उसने मुझसे बात की थी, लेकिन चूंकि उस वक्त चीफ ने इस टेप में दिलचस्पी ना ली थी, इसलिए मैंने भी उसमें अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया। लेकिन फिर हुकूमत शुक्रान की दरख्वास्त पर चीफ ने ये केस ले लिया, तो हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ आते ही मैं ऐसे चक्कर में फंस गया कि मुझे ट्रूमैन का ख्याल ही नहीं आया। बहरहाल ये लिबास, बूट और घड़ी ट्रूमैन की है, और मुझे याद है कि तशद्दुद के इस तरीके पर ट्रूमैन ने बाकायदा मुझसे तफसीली मालूमात भी हासिल की थी, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि ट्रूमैन हमसे पहले यहाँ से टेप हासिल कर गया है, कैप्टन शकील ने होठ चबाते हुए कहा। अगर टेप यहाँ मौजूद होगा तो फिर तो वो लाजमन ले गया होगा, लेकिन अगर यहाँ मौजूद ना होगा तो उसने यकीनन कार्लाइल पर तशद्दुद करके उससे उस बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर ली होंगी। और कार्लाइल की लाश से पता चलता है कि उससे हलाक हुए चंद घंटे गुजरे हैं, जबकि गेट पर मौजूद मुहाफिजों की मौत 1-2 रोज पहले हुई है। इसका मतलब है कि इतने तवील अरसे तक ट्रूमैन यहाँ रहा है, क्योंकि लिबास, घड़ी और बूट बता रहे हैं कि पहले कार्लाइल ने उस पर काबू पा लिया था, लेकिन फिर ट्रूमैन किसी तरह आजाद हो गया और उसने कार्लाइल पर काबू पाकर उस पर तशद्दुद किया। बहरहाल यहाँ ट्रांसमीटर जरूर होगा। अब मुझे फौरी तौर पर ट्रूमैन से बात करनी होगी, इमरान ने कहा, और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों उस कमरे से बाहर आ गए। उसी लम्हे दूर से जूलिया हाथ में एक डायरी उठाए उनकी तरफ आती दिखाई दी। ये खुफिया तिजोरी में पड़ी थी। जूलिया ने डायरी इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तिजोरी? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, तिजोरी को दीवार में इस तरह खुफिया रखा गया था कि इसे किसी तौर पर भी तलाश न किया जा सकता था, लेकिन मैंने इसे तलाश कर लिया, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, कहीं तिजोरी में जेवरात तो न थे? इमरान ने डायरी को खोलकर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। जेवरात? जेवरात का यहाँ क्या ताल्लुक? तिजोरी तो मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी से भरी पड़ी है, लेकिन तुमने जेवरात के बारे में क्यों पूछा है?
जूलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इसलिए कि मशरिकी ख्वातीन को जेवरात की बू आ जाती है, और जेवरात दीवार के अंदर खुफिया तिजोरी तो एक तरफ पाताल में भी रखे गए हों तो उन्हें मालूम हो जाता है, इमरान ने कहा, और कैप्टन शकील तो मुस्कुरा दिया, जबकि जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। इस मामले में अभी मैं मगरिबी ही हूँ, जूलिया ने हंसते हुए कहा, और इमरान भी मुस्कुरा दिया। ये डायरी कोड में है, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। इसका मतलब है इसमें यकीनन कोई अहम बातें दर्ज होंगी, जूलिया ने चौंक कर कहा, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे इसे बाकायदा डिकोड करना पड़ेगा, कोई खासी टाइप का कोड है, इमरान ने कहा, और साथ ही मौजूद एक कमरे में दाखिल हो गया, क्योंकि ये कमरा दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। इसमें बाकायदा मेज, कुर्सियां और कागज कलमदान मौजूद थे। इमरान ने एक सादा कागज उठाया और कलमदान से कलम लेकर उसने कोड को डिकोड करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन काफी देर तक मगजमारी करने के बावजूद वो इसे डिकोड न कर सका। तो उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नमूदार होने लग गए, क्योंकि वो अब तक अपने मुतालिक यही समझता था कि वो हर किस्म के कोड को हल कर सकता है, लेकिन वाकई ये ऐसा कोड था जो किसी तरह भी डिकोड ना हो रहा था। यहाँ इमारत के शुमाल की तरफ 2 ऑस्ट्रोकानी नस्ल के इंतहाई खौफनाक कुत्ते मौजूद हैं। उसी लम्हे तनवीर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, ऑस्ट्रोकानी नस्ल के? ओ, वो नस्ल तो नायाब है, तुम उन्हें कैसे पहचानते हो? इमरान ने चौंक कर पूछा। मैंने एक किताब में उनके बारे में तफसील से पढ़ा था, उनके फोटो भी किताब में थे, और वहाँ भी उन्हें नायाब नस्ल ही जाहिर किया गया था, इसलिए तो मैं उन्हें देखकर हैरान हुआ हूँ, तनवीर ने जवाब दिया, और इमरान ने सर हिला दिया। ओ ऑस्ट्रोकानी डॉग, ओ तो ये बात है, वेरी गुड, इमरान ने यकलक चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर जोश के तासुरात नमूदार हो गए थे। क्या हुआ, ये कैसी डायरी है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसका ख्याल शायद अब डायरी की तरफ गया था। ये खुफिया तिजोरी से मिली है, और इसमें इबारत किसी ऐसे कोड में लिखी गई है कि इमरान साहब भी इसे डिकोड नहीं कर पा रहे, कैप्टन शकील ने कहा। तो तनवीर ने सर हिला दिया। इमरान सामने रखी डायरी पर मजीद झुक गया। मैंने इसे डिकोड कर लिया है, बहुत शुक्रिया तनवीर, तुमने वाकई बरवक्त मदद की है। इमरान ने सर उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने मदद की है? क्या मतलब, कैसी मदद? तनवीर ने हैरान होकर कहा, ये ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में रहने वाले एक कबीले की जुबान में लिखी गई है, वही कबीला जिसके इलाके में ये ऑस्ट्रोकानी नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं। ये कार्लाइल यकीनन वहाँ काफी अरसे तक रहा होगा, इसलिए उसने न सिर्फ वहाँ की जबान सीख ली होगी, बल्कि वो वहाँ से इस नस्ल के कुत्तों के बच्चों का एक जोड़ा भी साथ ले आया होगा, वरना तो इस नस्ल का यहाँ एक्रिया में पाया जाना तकरीबन नामुमकिन है, इमरान ने जवाब दिया। और तनवीर और दूसरे साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम वो जुबान जानते हो? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। कुछ जानता हूँ, ये जोसेफ दी ग्रेट के कबीले की जुबान से मिलती जुलती है, इमरान ने जवाब दिया। उसका कलम तेजी से कागज पर चल रहा था। वो डायरी के सफ़े पलटाए जा रहा था और सफ़े को कागज पर डिकोड करता जा रहा था, लेकिन ये सब बातें बिग बॉस तंजीम के अड्डों उसके सरकर्दा आदमियों के बारे में थी। और फिर इमरान ने डायरी का सबसे आखिरी तहरीर शुदा सफ़ा खोला और उसे डिकोड करने लग गया। दूसरे लम्हे वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, तो ये टेप उसने हॉस्टन में वाक़ई एडन स्कॉट की लेबोरेटरी में भिजवा दिया है, इमरान ने चौंक कर कहा। तो बाकी साथी भी हैरत से उसे देखने लगे। उसी लम्हे टाइगर भी आ गया, लेकिन वो खाली हाथ था। हॉस्टन एक्रीमिया की रियासत? कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। हाँ, उसकी सबसे दूर दराज रियासत, जहाँ का सारा इलाका पहाड़ी है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर कुछ और अल्फाज कागज पर लिखने के बाद उसने एक तवील सांस लेते हुए डायरी बंद कर दी। हॉस्टन में ये लेबोरेटरी है, इसका नाम एडन स्कॉट लेबोरेटरी है। अब ये मालूम नहीं कि ये एडन स्कॉट हॉस्टन का कौन सा इलाका है। बहरहाल अब हमें हॉस्टन जाना होगा, इमरान ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा। अब ट्रूमैन को कॉल नहीं करना क्या? कैप्टन शकील ने कहा। तो जूलिया और तनवीर दोनों चौंक पड़े। ट्रूमैन को कॉल, क्या मतलब? तनवीर ने हैरान होकर कहा। और कैप्टन शकील ने उसे तफसील बता दी कि उसने कपड़े, घड़ी और बूट एक अलमारी में रखे हुए देखे थे। इस घड़ी से इमरान ने मालूम किया कि कार्लाइल को कत्ल करने वाला ट्रूमैन है। ओ, कहीं ये ट्रूमैन हमारे खिलाफ काम न कर रहा हो, तनवीर ने चौंक कर कहा। खिलाफ? वो कैसे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उसने जिस तरह कार्लाइल पर तशद्दुद किया है, इसका मतलब है कि वो भी इस टेप के लिए काम कर रहा है, और अगर उसने ये टेप हासिल कर भी लिया तो लामहला हमें उससे उसे हासिल करना पड़ेगा।
तनवीर ने होठ चबाते हुए कहा, फिक्र न करो, अब वो ब्लैक थंडर का एजेंट नहीं है, वो भी हमारा ही साथी है। बहरहाल उससे बात हो जानी चाहिए। ट्रूमैन ने कार्लाइल से क्या मालूमात हासिल की है? इमरान ने कहा, और फिर उसे एक साइड पर रैक के अंदर रखा हुआ एक जदीद साख का ट्रांसमीटर नजर आ गया। उसने ट्रांसमीटर उठाकर मेज पर रखा और उस पर ट्रूमैन की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन दबाया और कॉल देनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ ढम कॉलिंग, ब्लैक ईगल, ओवर। इमरान ने कॉल देते हुए कहा, यस, मर्फी अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद एक और आवाज ट्रांसमीटर से निकली, ब्लैक ईगल से बात कराओ, मैं पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने तेज लहजे में कहा, बॉस नाराक से बाहर गए हुए हैं जनाब, अभी 1 घंटा पहले गए हैं, मैं उनका हेडक्वार्टर इंचार्ज बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, कहाँ गए हैं, ओवर। इमरान ने पूछा, बताकर नहीं गए जनाब, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, उससे राब्ता कैसे हो सकता है, कोई मखसूस फ्रीक्वेंसी, ओवर। इमरान ने कहा, 1 मिनट, मैं बताता हूँ जनाब, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद मर्फी ने एक और फ्रीक्वेंसी बता दी और इमरान ने ओके कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर उसने मर्फी की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ ढम कॉलिंग, ब्लैक ईगल, ओवर। इमरान ने नई फ्रीक्वेंसी पर कॉल देनी शुरू कर दी, यस, ब्लैक ईगल अटेंडिंग यू, ओवर। कुछ देर बाद ट्रांसमीटर से ट्रूमैन की आवाज सुनाई थी, ब्लैक ईगल ने तवील परवाजें शुरू कर दी हैं, क्या हुआ, क्या बिग बॉस के चीफ बॉस के अड्डे से कोई खुसूसी टॉनिक मिल गया है, ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं वहां गया था, ओवर। दूसरी तरफ से ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा लिबास, तुम्हारे मखसूस साख्त के बूट और खास तौर पर चीफ बॉस पर किए जाने वाला नथनों वाला खुसूसी एक्शन, ये सब बता रहा था कि बेचारा ब्लैक ईगल के खतरनाक पंजों में फंस गया है, ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी इत्तला मिली थी कि आप अपने साथियों समेत नाराक में मौजूद हैं, लेकिन आप किस चक्कर में आए हैं, क्या कोई खास मिशन है, ओवर। दूसरी तरफ से ट्रूमैन ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया, मिशन तो वही है जिसके लिए तुमने इस बेचारे पर अपने पंजे आजमाए हैं, ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस मिशन में तो आपने अदम दिलचस्पी का इजहार किया था, इसलिए तो मैं उसे अपने तौर पर पूरा कर रहा हूँ, और ये भी बता दूं कि अब ये मिशन ब्लैक ईगल का है, आपका नहीं, ओवर। दूसरी तरफ से ट्रूमैन ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्या मतलब, क्या ब्लैक ईगल ने सोलो फ्लाइट का फैसला कर लिया है, ओवर। इमरान का लहजा खासा संजीदा था, ऐसे ही समझ ले, मैं वाकई से सोलो फ्लाइट ही रखना चाहता हूँ, आप मेहमान हैं, इत्मीनान से नाराक में घूमे फिरे, तफरी करें, मैं टेप हासिल करके आपको तोहफे में पेश कर दूंगा, ओवर। दूसरी तरफ से ट्रूमैन की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, ओ, ये बात अगर तुम पहले बता देते तो मुझे पाकिस्तान से यहाँ तो ना आना पड़ता, इत्मीनान से वहीं बैठा तोहफा वसूल कर लेता, लेकिन अब आ गया हूँ तो कुछ न कुछ कोशिश तो मेरा भी फर्ज बनता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंस, आपको अंदाजा ही नहीं कि इस मिशन के लिए मैंने कैसी कैसी जद्दोजहद की है, यूं समझे कि मैं मुसलसल मौत की दलदल में फंसा रहा हूँ, इसलिए बहरहाल ये मेरा हक है कि मैं इसे खुद हासिल करूँ, ओवर। दूसरी तरफ से ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैंने कब एतराज किया है, बड़ी खुशी से जद्दोजहद करो, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करता रहूंगा, लेकिन ये बात याद रखना कि ये मेरे मुल्क का टेप है, इसलिए इसे हर सूरत में मुझे ही हासिल करना है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मेरी बात दुरुस्त साबित हुई है कि ट्रूमैन हमारे खिलाफ जा रहा है, तनवीर ने होठ चबाते हुए कहा, अरे नहीं, वो बस इसे खुद हासिल करके मुझ पर अपनी सलाहियतों की धाक बिठाना चाहता है और बस, हालांकि मैं तो पहले ही उसकी सलाहियतों का कायल हूँ, लेकिन उसकी ये बात गलत है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे उसकी तरफ से तोहफे का इंतजार करते रहें। बहरहाल अब चलो यहाँ से, अब हमें फौरी तौर पर हॉस्टन जाना होगा, ट्रूमैन भी लाजमन हॉस्टन ही गया होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ट्रूमैन ने हाथ उठाकर कॉल बेल का बटन दबाया तो चंद लम्हों बाद साइड फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। नौजवान अपने हुलिया और लिबास से मुलाजिम लग रहा था। किंग को कहो नाराक से ब्लैक ईगल आया है, ट्रूमैन ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओ यस सर, मैं फाटक खोलता हूँ, तशरीफ लाइए। बॉस आपके मुंतजिर हैं।
मुलाजिम ने कहा और तेजी से मुड़कर फाटक में गायब हो गया, जबकि ट्रूमैन वापस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुला और ट्रूमैन कार अंदर ले गया। ये खासी बड़ी और जदीद अंदाज की कोठी थी। पोर्च में एक नए मॉडल की कार मौजूद थी। ट्रूमैन ने कार पोर्च में रोकी और फिर नीचे उतर आया। उसी लम्हे बरामदे से एक लंबे कद लेकिन छरीरे जिस्म का नौजवान नमूदार हुआ। हेलो ट्रूमैन, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो किंग, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे से बगलगीर हो गए। मैं तो 2 घंटों से तुम्हारी आमद का मुंतजिर था, किंग ने अलहदा होकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो दोनों अंदरूनी तरफ एक कमरे में पहुंच गए। उसी लम्हे कमरे में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। हेलो ट्रूमैन, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ हेलो तैंसी, कैसी हो? ये किंग तंग तो नहीं करता, बड़ा वैशी नस्ल का किंग है, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने तैंसी से, जो किंग की बीवी थी, बकायदा मुसाफा किया। किंग बेचारे ने क्या तंग करना है, यहाँ इसकी किंगशिप नहीं चल सकती, तैंसी ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल, तैंसी के सामने तो मैं गुलाम हूँ, किंग ने भी हंसते हुए जवाब दिया और कमरा उन तीनों के मुश्तरका कहकहों से गूंज उठा। आप लोग बातें करें, मैं आपके खाने का बंदोबस्त कर लूं, तैंसी ने हंसते हुए कहा और फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। उसी लम्हे मुलाजिम एक ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने ट्रे में मौजूद शराब की बोतल और 2 जाम उठाए और दरमियान में मौजूद मेज पर रख दिए और फिर वापस चला गया। किंग ने बोतल खोली और फिर दोनों जाम भर दिए। लो, तुम्हारे मतलब की शराब है, किंग ने कहा। शुक्रिया, ट्रूमैन ने कहा और जाम उठाकर उसने चुस्कियां लेनी शुरू कर दी। तुमने बताया नहीं कि हॉस्टन में तुम्हारे लिए दिलचस्पी का क्या सामान पैदा हो गया है। ये रियासत तो बिल्कुल ही मुफलिस और कलाश टाइप की रियासत है और तुम ठहरे नाराक के शहजादे, किंग ने शराब पीते हुए मुस्कुराकर कहा। यहाँ कोई इलाका है एडन स्कॉट? ट्रूमैन ने पूछा। एडन स्कॉट इलाका? नहीं, यहाँ तो इस नाम की कोई जगह नहीं है। अलबत्ता इस नाम की शराब जरूर यहाँ फरोख्त होती है, किंग ने हैरत भरे लहजे में कहा। नारा की एक तंजीम है, बिग बॉस, उसे तो जानते ही होगे, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, उसकी मादाम लीजा बड़ी खूबसूरत औरत है, यहाँ आती है तो मेरे पास ही ठहरती है, यहाँ उसका बिजनेस भी मेरे साथ ही है। मगर तुम तो मंशियात के चक्कर में कभी नहीं पड़े, क्या हुआ इस बार? किंग ने पहले से भी ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। बिग बॉस सिर्फ मंशियात का धंधा नहीं करती, उसके और भी बेशुमार धंधे हैं। उसकी यहाँ एक खुफिया लेबोरेटरी है, एडन स्कॉट लेबोरेटरी, मुझे उसकी तलाश है, ट्रूमैन ने संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। एडन स्कॉट लेबोरेटरी और यहाँ हॉस्टन में? ओ, तुम्हें किसी ने यकीनन गलत बताया है ट्रूमैन, ये पूरी रियासत तो पहाड़ी है और फिर मैं तो पैदा ही यहाँ हुआ हूँ और तुम मेरे कारोबार के बारे में भी अच्छी तरह जानते हो। अगर यहाँ कोई लेबोरेटरी बनती तो मुझे यकीनन उसके बारे में इल्म होता। यहाँ लेबोरेटरी नाम की कोई चीज नहीं है, किंग ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें मालूम ना होने का ये मतलब नहीं कि सिरे से यहाँ लेबोरेटरी ही नहीं है। लेबोरेटरी तो बहरहाल है, उसका नाम एडन स्कॉट बताया गया है। मैं तो यही समझा था कि एडन स्कॉट किसी इलाके का नाम होगा। बहरहाल अब मुझे सोचना पड़ेगा कि इस लेबोरेटरी को कैसे ट्रेस किया जाए, ट्रूमैन ने कहा।